Hello, my dear friend. Welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul. Today, our topic is regulation of gene expression. What is the meaning of regulation of gene expression? Basically, regulation of gene expression जो है ये इसका अगर हिंदी मीनिंग कहूँ तो जीन जो है वो अपने आप को किस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑल द मैच्योर सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी मैच्योर सेल हैं प्रोसेसिंग थाउजेंड्स ऑफ जीन। आप जानते हैं कि वो जो अलग अलग तरह की सेल्स हैं वो बहुत सारे हजारों की संख्या में जो है वो जीन से मिलके बनी है। ठीक है, अ सिंगल जीन, अब उसमें से एक जीन इज नॉट ऑलवेज एक्टिव। कोई एक जीन जो है वो हमेशा एक्टिव नहीं रहता। हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी है। थाउजेंड्स ऑफ सेल हैं। थाउजेंड्स ऑफ सेल में अगर जीन्स की संख्या देखें तो वो भी थाउजेंड्स ऑफ हैं या उससे भी ज़्यादा हैं। तो इन कहने का मतलब ये है कि इन लिविंग सेल्स एक ही जीन जो है वो हमेशा के लिए एक्टिव नहीं रहता। कहने का ये सेंस है कि बाय बर्थ फ्रॉम टिल द डेथ एक ही जीन हमेशा के लिए एक्टिव नहीं रहता। क्या कह रहे हैं वो कि अ सिंगल जीन इज नॉट ऑलवेज एक्टिव एट स्पेसिफिक टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंट जीन्स आर एक्टिवेटेड। अलग अलग जीन एक्टिवेटेड होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़, और हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पर। ठीक है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस। और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे सीडलिंग ग्रोथ के लिए एंजाइम की उस वक्त बहुत रिक्वायरमेंट होती है, पर जब एडल्ट स्टेज में प्लांट को एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उतने अमाउंट पे एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट देन एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती जाती है। तो इसी तरह से दैट मीन्स कहने का ये है, एक और एग्जाम्पल आप समझिए कि यदि हम जब जन्म हमारा होता है, ठीक है, हम जब छोटे हैं, कुछ फ्यू मंथ के हैं, मान लीजिए साल या 1 साल या 2 साल के हैं, तब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव सेल्स डेवलप होती हैं? नहीं। तो जब क्या होगा, जब ये हार्मोन सिक्रीशन होता है क्या, प्रोजेस्टेरोन है ना, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन सब सिक्रीट होते हैं क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये कि एक एज आने पर, टीन एज आएगी, है ना, एडोलसेंस आएगी, प्यूबर्टी, इस एज में हार्मोन सिक्रीशन अलग अलग होते जाएंगे, देन फिर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और वो सब जो है वो डेवलप होते जाएंगे। तो कहने का सेंस ये है कि एक ही जैसे जीन जो है वो हमेशा एक्टिवेट नहीं रहते, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम आने पर वो एक्टिवेट होते हैं। अपनी अपनी जो प्रोसेस है, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए उनका फॉर्मेशन हुआ है, उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब इन ईच स्टेज यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें, इस प्रोसेस को, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को डिफाइन करना चाहें, तो इन ईच स्टेज ऑफ लाइफ every cell has some sets of gene। लाइफ के हर एक स्टेज पर आकर के कुछ सेट्स जीन जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। Thus it would be necessary to have मैकेनिज्म की जरूरत या आवश्यकता को देखते हुए विच विल अलो ओनली द डिजायर्ड जीन टू फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पीरियड। वो उस पर्टिकुलर पीरियड में डिज़ायर या मैकेनिज्म की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म किए जाते हैं एंड उसी समय के लिए वो एक्टिवेटेड होते हैं, और एक्टिविटी ऑफ अदर जीन विल बी कंट्रोल। उस समय के लिए जो दूसरे जीन की एक्टिविटी है उसको क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, उसको कंट्रोल कर दिया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कहने का ये सेंस है कि बहुत सारे जीन्स हैं, है ना, तो सभी एक साथ वर्क करेंगे, लॉट्स ऑफ एनर्जी लगेगी, है ना, इतना पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाता है कि जब जिस जीन की एक ज़रूरत है, जब जिस काम की ज़रूरत है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, दूसरे को न्यूट्रल कर दिया जाता है, या दूसरे को
स्टॉप कर दिया जाता है, जब फिर इसकी ज़रूरत होती है इसे एक्टिवेट कर दिया जाता है, इसे स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये जो बैलेंसिंग है, ये जीन्स के कामों के बीच में जो रेगुलेशन के बीच में जो बैलेंस है, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, इनको जो ऑन ऑफ किया जा रहा है, जीन्स को ऑन ऑफ, जीन क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं कोई ना कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस जैसे हमने एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे हैं mRNA DNA द्वारा, ये प्रोसेस हो रही है। लेकिन जब मान लीजिए कि ये प्रोसेस तब होगी ना, अब भाई देखो DNA से जब mRNA ट्रांसक्रिप्शन होगा या ट्रांसक्राइब किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट किया जाएगा, तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस आगे बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि यहीं पर कोई बाधा आ जाए या कोई ऐसी वो घटना हो जाए कि इसका ट्रांसक्रिप्शन ही ना हो या इसका फॉर्मेशन ही नहीं हो, तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होगी क्या? इसको यहीं पर रोक दिया तो आगे प्रोसेस होगी क्या? नहीं। तो इस तरह से जो ये जीन का जो रेगुलेशन है, काम का जो रेगुलेशन है, एक्टिविटी का जो रेगुलेशन है, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, बेसिकली इसको हम प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को लेकर समझेंगे। तो दोनों सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट जो है वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, बिकॉज दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। तो अभी फर्स्ट हम पहले यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो बेसिकली बेटा यूकैरियोटिक सेल जो है वो मल्टीपल फॉर्म में रेगुलेशन करती है, मल्टीपल फॉर्म में रेगुलेशन करती है। दैट मीन्स कि एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर हम कहें कि इसमें जो जीन रेगुलेशन है, रेगुलेशन perform in multiple situation or form। ठीक, कैसे भाई? पहला इसमें क्या किया जाएगा? इसमें DNA से mRNA की कोडिंग होगी। अब जो mRNA की कोडिंग करते वक्त जो पहली स्टेज होती है, जैसे मान लीजिए कि DNA से जो पहला जो mRNA के लिए जो RNA बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस RNA या HNRNA भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? HNRNA। इसमें दो सेगमेंट होते हैं, इसमें होते हैं इंट्रॉन, एक्सॉन, है ना, एक्सॉन और क्या होते हैं? इंट्रॉन। एक्सॉन बेसिकली क्या होते हैं? कोडिंग पार्ट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और इंट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। इंट्रॉन क्या है? नॉन कोडिंग पार्ट है। तो एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है। इस तरह से इसकी कोडिंग होती है। इस स्थिति वाले RNA को क्या कहा जाता है? HNRNA। फिर इसमें सेकंड स्टेप, पहली स्टेप आपको समझ में आ गई कि DNA से mRNA की या HNRNA की फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या होता है दूसरा? इसमें स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे तो फॉर्म हो ही नहीं सकता अगर बीच बीच में इंट्रॉन होगा, जहाँ पर नॉन कोडिंग है, मतलब यहाँ पर कोई कोडिंग ही नहीं है। तो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस नहीं हो पाएगी। तो कंटिन्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हमें इस आई या इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा। तो दूसरी प्रोसेस आएगी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग जो है वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा की जाती है। बेसिकली इस पर भी मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो है बेटा कि mRNA का फॉर्मेशन या mRNA का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है, इस पर पर्टिकुलर मेरा वीडियो है जिसे आप इस चैनल पर देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप बेसिकली जो मैं भी आपको समझाना चाह रही हूँ वो ईजिली समझ में आ जाएगा। स्प्लाइसिंग होगा, स्प्लाइसिंग होने पर ये जो हमारा HNRNA है ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे ऐसे सेगमेंट्स में टूट जाएगा। इसमें से इंट्रॉन जो है वो क्या कर दिए जाएंगे? हटा दिए जाएंगे और सारे क्या रह जाएंगे? एक्सॉन रह जाएंगे। इन एक्सॉन्स को लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? ज्वाइन कर दिया जाएगा और एक कंटिन्यूएशन में हमें क्या मिल जाएगा? mRNA मिलेगा। थर्ड प्रोसेस क्या आएगी? इस mRNA को जो फॉर्म किया गया है, इस mRNA का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? ट्रांसफॉर्मेशन जो है कहाँ से किया जाएगा? साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म
न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली डीएनए से इस आरएनए की कोडिंग कहाँ की जा रही है, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है न्यूक्लियस में, ये प्रोसेस हो रही है सेल के न्यूक्लियस में। तो ये जो एमआरएनए हमारा प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया है, इसको एमआरएनए को न्यूक्लियस से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। देन फिर जब ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होगी, राइबोसोम में। ठीक है, आप जानते हैं राइबोसोम इट इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। ठीक है, तो इस तरह से जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन जो है यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल फॉर्म में होता है। ठीक है, बेसिकली ये इसमें 2 प्रोसेस मेन है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इस पर भी पर्टिकुलर एक वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया अच्छे से यूकैरियोटिक में कैसे होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल, अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा, ये जो जीन रेगुलेशन है या एक्सप्रेशन है, ये एक्चुअली डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर। किस पे डिपेंड है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सेकेंड थिंग, मीडियम अवेलेबिलिटी, मीडियम अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड है। दैट मीन्स कि प्रोकैरियोटिक सेल में जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन वाली प्रोसेस जो है वो इन दोनों बातों पर डिपेंड करती है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इससे ये मल्टीपल फॉर्म में इसलिए क्योंकि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटिव, वेरी डिफ़िकल्ट होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल, इसका आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अब जो डीएनए वो भी कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, बहुत डिफरेंस है। तो इसमें जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो, प्रोटीन का फॉर्मेशन एक्चुअल में एसेसरी प्रोटीन के रूप में होता है, एसेसरी प्रोटीन। अब ये एसेसरी प्रोटीन क्या है, एसेसरी प्रोटीन एक्चुअल में ओपेरॉन स्ट्रक्चर है। अब आप बोलेंगे टीचर एक के बाद एक नया वर्ड बोले जा रहे हैं, एसेसरी प्रोटीन बता दिए टीचर ने, ठीक है, उसको एक और नया नाम दे दिया ओपेरॉन। एक्चुअल में ये जो ओपेरॉन है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ओपेरॉन जो है इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, दैट including structural genes and regulator genes। ठीक है, ये क्या है, ओपेरॉन जो है वो बेसिकली डीएनए का ही सेगमेंट है जिसमें जेनेटिक कोड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ओपेरॉन डीएनए ही है जो बेसिकली 2 टाइप ऑफ जीन से मिलके बना है, किससे, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड रेगुलेटर जीन। अब ये स्ट्रक्चरल जीन और रेगुलेटर जीन जो है इसके बारे में भी डिटेल में ओपेरॉन मॉडल करके एक वीडियो बहुत जल्दी आप मेरा इस चैनल पे देखेंगे, इसमें डिटेल में मैं डिस्क्राइब करूँगी। ओपेरॉन मॉडल जो है, जो जेकॉब और मोनेट करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया है, काफ़ी डिटेल टॉपिक है जिसे हम उस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि ओपेरॉन जो है वो डीएनए से बना हुआ स्ट्रक्चर है और इन 2 जीन्स जो है उसमें इंक्लूड होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस कोडिंग होती है, ठीक है। रेगुलेटर जीन जो है वो 3 टाइप होते हैं, एक रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, थर्ड वन इज ऑपरेटर जीन। ठीक है, ये भी 3 टाइप के होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइंडली क्या कहा जाता है, ओपेरॉन। और ये ओपेरॉन जो है
इसके भी दो टाइप हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा, इसका कंपोजिशन पढ़ा कि बेसिकली ओपेरॉन है क्या। ओपेरॉन एक डीएनए सेगमेंट है, स्ट्रक्चरल और रेगुलेटर जीन से बना हुआ है। रेगुलेटर जीन 3 तरह के होते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चरल जीन में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोडॉन होता है। अब बेसिकली यदि इसके टाइप की बात करें, ठीक है, टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक होता है फर्स्ट इंड्यूसिंग ओपेरॉन, दूसरा होता है सप्रेसिबल ओपेरॉन, ठीक है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन जो है वो जनरली या यूँ कह लें कि नॉर्मली ऑफ मोड में रहता है। क्या होता है, ऑफ मोड में रहता है, लेकिन इट कैन बी, इसको हम ऑन कर सकते हैं, है ना। कैन बी मतलब कर सकते हैं ऑन, ठीक है, मीडियम देने पर इसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो सप्रेसिबल ओपेरॉन है ये नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऑन रहता है, लेकिन इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही वो पॉइंट किया था कि इट इज़ डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल एंड मीडियम अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये नॉर्मली अगर देखा जाए ऑफ मोड में रहता है, ये नॉर्मली ऑन मोड में रहता है, लेकिन इनको ऑन और ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो जीन रेगुलेशन है या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है, बेसिकली इस ओपेरॉन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है जो रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल जीन से मिलके बना है। इसके भी 2 टाइप हैं जिसके बारे में हम डिटेल में मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू।